हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? तो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। वो तब रिप्रोड्यूस होते हैं जब हम लोग ग्रो कर जाते हैं, जब हम लोग एक सर्टेन एज में आ जाते हैं, तब ह्यूमन बीइंग क्या रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ह्यूमंस बीइंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस तभी एक सर्टेन एज में आकर ही रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ऐसे क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर देते हैं? In this chapter, you will learn about changes that take place in the human's body after which a person becomes capable of reproduction. In chapter 6, you have learned about human reproductive organ. Here we shall discuss the role of hormones play in bringing about changes that make a child grow into एन एडल्ट। तो क्या होता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कैसे कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। आप लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा ही है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग ह्यूमंस के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे एक चाइल्ड के अंदर ग्रो करके उनको क्या अडल्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एडोलेसेंस एंड प्यूबरिटी। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studied in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. Growth begins from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are growing up is a natural process. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. तो क्या होता है कि बूझो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। जैसे उसके फ्रेंड्स जाते हैं तो जो बूझो और पहेली है वो बातें करने लग जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। तभी पहेली ने एक जगह पढ़ा था कि कुछ पढ़ा था, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी हंसने लगती है और बताती है कि बूझो के ही एज जितने लड़के हैं उनसे जब वो 1 साल बाद मिली तो वो अचानक से काफ़ी लंबे हो गए और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फनी दिख रहे थे। तो इसलिए उनकी मदर ने उनको एक्सप्लेन करा कि जो बॉयज़ होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं और जब उनकी ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ उनकी शुरू हो जाती है जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब वो 10 या 11 साल के होते हैं तो उनमें एक सडनली उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, जो कि नोटिसेबल है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो ग्रोइंग होती है, ग्रोइंग अप, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस पीरियड ऑफ लाइफ में जब बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे, उसे ही हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। Adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. Since this period covers the teens, 13 to 18 or 19 years of age. Adolescents are also called teenagers. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys.
Also, the period of adolescence varies from person to person. The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. तो क्या होता है कि जो एडोलेसेंस है वो शुरू हो जाती है 11 साल से और ख़त्म होती है 18 से 19 साल के बीच में। ये जो पीरियड होता है इसमें क्या बहुत सारे कवर्स होते हैं टीन यानी 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो जो एडोलेसेंस होते हैं उनको टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो ये जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो ये एडोलेसेंस है वो 1-2 साल पहले ही क्या शुरू हो जाती है कंपेयर टू बॉयज़। और ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का इसमें क्या वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सेवरल चेंजेस होते हैं किसमें एडोलेसेंस में। उस चेंजेस को हम लोग क्या प्यूबर्टी भी कहते हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होता है जो कि होता है प्यूबर्टी जिसमें गर्ल्स और बॉय कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो प्यूबर्टी है वो एंड्स होती है जब एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाते हैं तब क्या एडोलेसेंस एंड्स होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इन हाइट। The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is, the bones of the arms and the legs elongate and make a person tall. Sorry. तो क्या होता है कि प्यूबर्टी में क्या होता है कि एक बहुत ही सडन चेंज होता है प्यूबर्टी में जिसमें क्या होता है कि हाइट इंक्रीज होने लगती है। इसमें क्या होता था कि इसमें जो बोन्स होती है वो बड़ी होने लगती हैं, आर्म्स बड़ी होने लगती है, लेग्स एलोंगेट करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन है वो क्या टॉल हो जाता है। देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, क्या टॉल हो जाता है। फिर इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज but by about 18 years of age both reach their maximum height. The rate of growing in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down while others may grow gradually. तो क्या होता है कि इसी में क्या जो गर्ल्स हैं वो क्या जल्दी ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़ 18 ईयर्स तक, और वो भी क्या दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स 18 ईयर्स तक अपनी मैक्सिमम हाइट को क्या पकड़ लेते हैं। और ये जो रेट होता है ग्रोइंग का ये क्या ये वेरी करता है हर एक इंडिविजुअल में। कुछ लोग बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं फिर धीरे 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 बढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे अपना क्या ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, ऑल पार्ट्स of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in an proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bone, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson. तो क्या होता है कि पहेली को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ऑल पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो क्या सेम रेट में ही ग्रो करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं और हैंड्स होते हैं, फीट्स, ये सब क्या एडोलेसेंस में काफ़ी ओवर साइज दिखती है, लेकिन बाद में क्या ये प्रोपोर्शनल विद द बॉडी है, बाद में क्या ये बॉडी से एकदम मिल जाती है। कुछ क्या होता है कुछ पार्ट्स अर्लियर ही क्या हमारी बॉडी से क्या ग्रो करने लगते हैं। तो आप लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि
जो हाइट होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो ज़्यादा या कम होती है, वो सिमिलर दिखती है क्या उनके पेरेंट्स से। क्यों दिखती है? क्योंकि जो हाइट के जीनीज है वो क्या उनके पेरेंट्स ही उनको मिले होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को गुड काइंड का, राइट काइंड का फूड खाना चाहिए इन ग्रोइंग ईयर्स में, क्योंकि ये हमको हेल्प करता है हमारी बोन्स को नरिशमेंट मिलने के लिए, मसल्स को नरिशमेंट मिलने के लिए, और हमें क्या एक एडिक्वेट अमाउंट में नरिशमेंट भी चाहिए ताकि हमारी क्या ग्रोथ हो सके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन बॉडी शेप। तो इससे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. In boys, the muscles of the body grow more prominently than in the girls. Thus, changes occurring in adolescence, boys and girls are different. So क्या होता है कि आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जो बॉयज होते हैं आपकी क्लास में उनके उनके शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉडर होते हैं, चेस्ट काफ़ी चौड़ी होती है, और उन बॉयज से जो कि जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी क्लास के बॉयज़ हैं वो क्या प्यूबर्टी में एंटर कर चुके हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्यूबर्टी में जाते जो शोल्डर्स होते हैं वो अचानक से ब्रॉडर होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रोथ है। और गर्ल्स में क्या होता है कि जो रीजन होता है वेस्ट के नीचे यानी कमर के नीचे का जो रीजन होता है वो क्या वाइडर होने लगता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, थर्स चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस, बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो बॉयज में प्रोमिनेंटली ग्रो करती हैं देन इन द गर्ल्स। इसलिए क्या होता है कि जो एडोलसेंस होते हैं उसमें जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो क्या डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉइस चेंज। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. In girls, the larynx is hardly visible from outside because of its small size. Generally, girls have a high pitched voice, whereas boys have a deep voice. In adolescence, boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or week, after which the voice becomes normal. तो क्या होता है कि आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जो बॉयज़ होते हैं आपकी क्लास में उनकी आवाज़ क्या क्रैक्स करती हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि जो प्यूबर्टी होती है उसमें जो वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स होता है वो भी ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जो बॉयज़ होते हैं वो क्या एक लार्जर वॉइस डेवलप करते हैं थ्रू देयर वॉइस बॉक्स। और ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ में ये एक प्रोट्रूडिंग पार्ट की तरह दिखता है ऑफ अ थ्रोट, जिसे हम लोग क्या एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इस एडम्स एप्पल को या लैरिंक्स को हार्डली विजिबल हम लोग देख ही नहीं सकते, बहुत ही हार्डली विजिबल होता है। कहाँ? किसमें? गर्ल्स में। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या ये आसानी से दिखता है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है उनकी जो आवाज़ होती है वो क्या हाई पिच की होती है, और बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो डीप वॉइस होती है। और ये जो एडोलेसेंस होता है उसमें जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो मसल्स होती है वो वॉइस बॉक्स के साथ ही क्या ग्रो करती है।
कभी कभी जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हॉर्स होने लगती है। और इसको कंट्रोल में आने के लिए कुछ हफ्ते लग जाते हैं, वीक लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं इसको क्या वापस से नॉर्मल होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज। Many young people get acne and pimples on the face at this time because the increased activity of this gland in the स्किन। तो क्या होता है कि प्यूबर्टी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता होगा और आपके फेस से काफ़ी सारा ऑयल भी निकलता होगा। क्यों? और जो ऑयल है और इसी एज में आपके क्या बहुत सारे पिंपल्स भी आते हैं, क्योंकि ये एक ग्लैंड्स की क्या एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से ये क्या हमारे स्किन में असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुक अप फिगर 6.1 एंड 6.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन which show sex organs of humans. At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperm. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing mature eggs. तो क्या होता है कि आप लोगों को फिगर 6.1 एंड फिगर 6.3 देखना है प्रीवियस लेसन का, जिसमें सेक्स ऑर्गन दिखाए जा रहे हैं ह्यूमंस के। तो जो प्यूबर्टी होती है उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जैसे कि टेस्टिस एंड पेनिस, वो क्या कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है। और जो टेस्टिस होते हैं वो क्या स्पर्म को भी क्या प्रोड्यूस करने लगता है। और गर्ल्स में क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं वो भी क्या वो एग्स को क्या मैच्योर करने लगती हैं, और ओवरीज जो होती हैं वो जो मैच्योर एग्स होता है उनको भी क्या रिलीज करने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust the changes in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing life. तो क्या होता है, जो एडोलेसेंस होता है वो एक पीरियड होता है चेंज, जिसमें पर्सन्स की लाइफ में काफ़ी चेंज आता है, उसकी वे ऑफ थिंकिंग में भी काफ़ी चेंज आते हैं। तो जो एडोलेसेंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं इस पीरियड में, और जो उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो क्या वो टेक प्लेस करता है कंसिडरेबल थिंकिंग में। इनफैक्ट जो टाइम होता है जो कि ब्रेन मतलब कि इस टाइम में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसके पास बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है लर्निंग के लिए। कई बार क्या होता है कि जो एडोलेसेंस होता है वो क्या एडोलेसेंस जो होते हैं यानी कि इस पीरियड में जो होते हैं वो क्या वो अपने आप को काफ़ी इनसिक्योर समझते हैं और एडजस्ट करने को सोचते हैं कि कैसे करें। लेकिन इसमें कोई भी इनसिक्योर होने की बात नहीं है, इसमें कोई भी इनसिक्योर होने का रीज़न नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल पार्ट है अपनी ग्रोइंग लाइफ का। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। You have learned in chapter 6 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is mustaches and beard. As these features helps to distinguish
the male from the female. They are called secondary sexual characters. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hairs grows under the arms and in the region above the thighs of the pubic region. तो क्या होता है कि आप लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं वो क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और वो क्या गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि होते हैं स्पर्म्स एंड ओवा। गर्ल्स में क्या होता है कि जो ब्रीस होती है वो क्या डेवलप होने लगती है प्यूबर्टी में, और जो बॉयज़ होते हैं उनके फेशियल हेयर भी आने लगते हैं जैसे कि मुस्टैचेस और बियर्ड। और ये जो फीचर्स हैं इसमें डिस्टिंग्विश क्या होता है कि जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं उनको क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहा जाता है। बॉयज़ की जो चेस्ट है उनमें भी क्या बाल आने लगते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनके अंडर आर्म्स में भी क्या बाल आने लगते हैं और जो इनका प्यूबिक रीजन है उसमें भी क्या सब हेयर्स आने लगते हैं। The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. Hormones are chemical substances. These are secretion of endocrine glands of endocrine system. The male hormone or testosterone testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. This causes changes in boy about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. Once puberty is reached, in the girl's ovaries become to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop. Milk secretion glands of mammary glands develop inside the breast. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में वो कंट्रोल करे जाते हैं हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सेक्रेशन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो जो मेल हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं वो जो फेशियल हेयर्स होते हैं इनको क्या रिलीज करने लगता है, और जो फीमेल हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं वो ब्रेस्ट को डेवलप करने लगता है और जिसमें मिल्क सेक्रेशन करता है जिसे मेमोरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या डेवलप होने लगते हैं ब्रेस्ट में। तो ये जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का इन्हें कंट्रोल करा जाता है एक अनदर हार्मोन के द्वारा जो जिस हार्मोन का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। The large side respond to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. The pituitary secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperm from in the testes। तो क्या होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या हार्मोन्स रिलीज करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम पे, जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाती है जिसको क्या टारगेट साइट कहते हैं। तो जो टारगेट साइट होती है वही रिस्पॉन्ड होती है इन हार्मोन्स का, और इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेट ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो जो टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं वो क्या सेक्रेट करने लगती हैं सेक्स हार्मोन को, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हार्मोन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। फर्दर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो
अंडर कंट्रोल होते हैं किसके, हार्मोन्स के, जो कि किससे कंट्रोल होती है, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। द पिट्यूटरी सेक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, यानी कि जो पिट्यूटरी होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, जिससे क्या जो ओवा होता है वो मैच्योर होता है, जो ओवरीज एंड स्पर्म्स होते हैं वो भी फॉर्म होने लगते हैं किनमें, टेस्टिस में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. These capacity of maturation and production of gametes last for a much longer time in males than in females. तो क्या होता है कि जो एडोलसेंस होते हैं वो क्या कैपेबल होते हैं, होने लगते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करने लगती हैं गैमीट। और ये जो कैपेसिटी होती है मैस्टुरेशन की, ये क्या प्रोडक्शन ऑफ गैमीट की होती है कि जब कौन सा क्या लास्ट तक प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो लॉन्गर टाइम होता है इन मेल्स में देन इन फीमेल्स, यानी कि मेल्स ज़्यादा टाइम तक क्या गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस टू puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The ova begin to mature with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovary once about 28 to 30 days. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as the receive the egg in case it is fertilized and begins to develop. This results in pregnancy. If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stoppage of menstruation is termed menopause. Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. तो क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो क्या, उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो होता है प्यूबर्टी, जब से शुरू होती है 10 से 12 साल के से जब स्टार्ट होती है, और जो आखिरी ख़त्म जब होता है वो होता है वो लगभग 45 से 50 साल के लिए और साल तक। और जो ओवा होता है वो मैच्योर होता है, वो एक वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। और जो ओवम होती है वो मैच्योर होने लगती है जब ओवरी रिलीज करने लगती है अबाउट टू 28 to 30 days। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो वॉल होती है, द वॉल ऑफ यूटेरस, वो हो जाती है थिक, क्योंकि उसने एग रिसीव करा होता है। और इस केस में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या, वो इससे डेवलप होने लगता है और ये क्या प्रेगनेंसी कर देता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसके बाद फिर से क्या एग रिलीज होता है, जो कि थिक एंड लाइंड हो जाता है, 28 to 30 days लगते हैं। उसके बाद क्या जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या शट ऑफ हो जाते हैं, जिससे क्या काफ़ी सारी ब्लीडिंग होती है वुमेन में, जो और इसको क्या मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन अगर एक बार होता ही 28 से 30 दिन के बीच में, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होता है वो फ्लो करता है प्यूबर्टी, जिसे हम लोग क्या मेनार्क कहते हैं। एट 45 to 50 years ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या रुक जाती है, और जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन का, इसे क्या मेनोपॉज कहा जाता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी क्या, वो इरेगुलर होती है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, यानी कि ये कुछ टाइम के लिए क्या रेगुलर होती है, कुछ टाइम के लिए इरेगुलर भी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल cycle is controlled by hormones. The cycle includes the maturation of the egg
It releases thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 6 फिगर 6.8। तो क्या होता है, जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कंट्रोल होती है हार्मोन्स के द्वारा, और जो साइकिल होती है जिसमें इंक्लूड होता है मेंस्ट्रुएशन, इससे क्या ये रिलीज करता है थिकनिंग, ताकि जो यूट्राइन होती है वॉल उसे क्या ब्रेक डाउन कर सके अगर प्रेगनेंसी नहीं हो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो। इन केस जो एग होता है वो क्या फर्टिलाइज हो जाता है और डिवाइड होने लगता है काफ़ी सारे एग्स में, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर 6 में, जो कि फिगर 6.8 है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉय और गर्ल, तो उससे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बॉय और गर्ल के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction of determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes. In the fertilized egg, chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. Two chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. A female has two X chromosomes, while a male has one X and one Y chromosome. The gametes, egg and sperm, have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has one X chromosomes, but sperms are of two kinds. One kind has an X chromosomes and the other kind has a Y chromosomes. See figure 7.4. When a sperm containing X chromosome fertilize the egg and zygote would have two X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg ovum and fertilization, the zygote would develop into a male child. तो क्या होता है फ्रेंड कि ये जो फर्टिलाइज एग होता है जायगोट, इस एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द बेबी। तो एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि एक प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हर सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, और सारे ह्यूमंस बीइंग के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि इनकी न्यूक्ली होते हैं, जो कि उनकी सेल्स में होती हैं। दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। एक का नाम होता है वाई, एक का नाम होता है एक्स, एक का एक्स और एक का वाई। तो जो फीमेल्स होती है, फीमेल के पास दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका नाम होता है एक्स, जो दोनों एक्स होते हैं, और मेल के पास भी दो होते हैं जो कि होता है एक्स एंड, मतलब कि जो मेल होते हैं उनके पास होता है वाई। तो क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसके पास ओनली एक्स क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन जो स्पर्म होता है उसके पास दो काइंड के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो एक्स दूसरा वाई। ये जो 7.4 फिगर है इसमें देख रहा होगा, अगर एक्स और वाई मिले तो लड़का होता है और एक्स एक्स मिल जाए तो लड़की होती है। तो अब अगर क्या हो कि जैसे कोई एग निकले और उस एग में वो जैसे एग किसका होता है, गर्ल का होता है, तो गर्ल का एक एक्स क्रोमोसोम का एग निकले और बॉय का वाई
क्रोमोसोम का स्पर्म निकले और दोनों फ्यूज करे, फर्टिलाइज हों, तो उसमें क्या लड़का पैदा होगा। और अगर लड़की का एक्स, लड़की में तो एक्स ही निकलेगा और बॉय का भी एक्स हुआ तो क्या लड़की पैदा होती है। Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. This belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally अनजस्टिफाइड। तो क्या होता है कि अब आप लोगों ने जान लिया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये जो आप लोग कई बार सुनते होंगे कि माँ की ही वजह से लड़की पैदा हुई, ऐसी बात नहीं होती। जो पिता होता है उसकी वजह से क्या लड़का या लड़की पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि गर्ल के पास तो खाली 2 ही क्रोमोसोम्स होते हैं और वो भी क्या, वो दोनों ही के दोनों एक्स होते हैं। और बॉय के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो अगर गर्ल अपना एक्स देगी और बॉय अपना वाई देगा, तब क्या, तब उनमें फर्टिलाइज होकर के लड़का बनेगा। लेकिन अगर गर्ल्स अपना एक्स देगी और बॉय भी अपना एक्स देगा तो क्या लड़की पैदा होगी। तो हम लोग बार बार ब्लेम करते हैं कि लड़की के वजह से, मतलब कि माँ की वजह से ही लड़की पैदा हुई। तो ये क्या पूरी बात गलत है, पूरा का पूरा गलत है और ये अनजस्टिफाइड भी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फिगर 7.3। अगेन द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remember that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which is maintain the correct salt balance in the blood. Adrenal also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. तो क्या होता है कि जो क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या पिट्यूटरी से सिमुलेट होते हैं और जो उनकी टेस्टिस होती है वो और ओवरीज जो होते हैं वो क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और जो कि और वो ब्रेन से अटैच होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं और टेस्टिस और ओवरीज होती है ये भी क्या एक अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और जैसे कि हो गया बॉडी पार्ट्स भी हो गए जैसे थायराइड, पैंक्रियास, एड्रेनल्स, ये सभी क्या एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक बार क्या होता है कि बूजो और पहेली अपने डॉक्टर आंटी के यहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर
आंटी के यहाँ विजिट करते हैं, तो वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम काका होता है। उसमें गॉइटर में एक डिजीज हो जाती है थायराइड ग्लैंड नाम की, और उसमें थायराइड ग्लैंड में क्या डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो थायराइड ग्लैंड थी वो हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, थायरोक्साइन। और तभी उनकी आंट ने उनको बताया कि जो उनके अंकल है वो भी क्या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी डायबिटीज़ हो रखी है, और उनकी जो पैनक्रियाज है वो एक हार्मोन को नहीं रिलीज कर रहे, जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं। फिर बूजो एंड पहेली ने उनसे पूछा कि ये एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि उनकी एक चार्ट में भी दिखाई दे रहा था, जो कि उन्होंने अपनी क्लिनिक में एक चार्ट को भी टांग रखा था। तो उन्होंने बोला कि एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होता है, तो बताया कि जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि एक हमारी बॉडी में ब्लड में एक करेक्ट सॉल्ट बैलेंस बना रहता है। और जो एड्रेनल्स होते हैं वो ऑल्सो वो एड्रेनल नाम एक एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन को भी क्या प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें स्ट्रेस और काफ़ी एंग्री होते हैं, जब हम लोग गुस्से में एम्बेरस्ड होते हैं या परेशान होते हैं, तो इससे भी क्या हमको एडजस्ट करने में मदद करता है। तो और जो थायराइड होती है वो एक एड्रेनल सेक्रेट करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जिससे क्या जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। और पिट्यूटरी आल्सो सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। You have already learned about the life cycle of the frog. The tadpole passes through certain stages of to become a frog. Chapter 6. This stage from larva to adult is called metamorphosis. Figure 6.10. Metamorphosis is insect is controlled by insect hormone. In a frog it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water if the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot be becomes adult. तो क्या होता है कि आप लोगों ने फ्रॉग की लाइफ साइकिल तो पढ़ रखी चैप्टर 7 में, कि जो टैडपोल होता है वो कितने सारे सर्टेन स्टेजेस से पास होता है। तो ये जो चेंज होते हैं लार्वा का एक एडल्ट में बन जाना, इसे क्या हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो एक इंसेक्ट होता है जो कि कंट्रोल करा जाता है इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा। तो फ्रॉग में क्या होता है कि इन्हें कंट्रोल करा जाता है थायरोक्साइन के द्वारा। तो जो थायरोक्साइन है वो भी क्या एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं थायराइड नाम का। तो जो थायरोक्साइन है वो प्रोडक्शन करती है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, यानी कि थायरोक्साइन वाटर में आयोडीन प्रोड्यूस करती है। अब जैसे फ्रॉग ने किसी एक अंडे में अपना लार्वा दिया, तो उसमें क्या होता है ऐसे पानी में दिया कि उस पानी में क्या वो आयोडीन ही नहीं डाला, तो उससे क्या हुआ कि जो टैडपोल्स होते हैं वो कभी भी एडल्ट्स नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. तो क्या होता है कि जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है हर इंडिविजुअल्स की, वो क्या एक इंडिविजुअल्स के हेल्थ से रिगार्ड करती है। अपनी बॉडी को हेल्दी और सारे ह्यूमन इस एज में रखना चाहिए, और एक बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए। और ये जो पर्सनल हाइजीन होती है इसे भी हम लोगों को लेना चाहिए, और एक एडिक्वेट एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज भी हम लोगों को एडोलेसेंस के टाइम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ and development. Hence, the diet for an
adolescence has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrate, fats, and vitamins is requisite proportion. Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses, and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment for infants. Mother's milk provides all the nourishment that they need. Iron builds blood, and iron rich food such as leafy vegetables, jaggery meat, citrus, Indian gooseberry, amla are good for adolescents. Check item for lunch and dinner in your meals. Is the meal balanced and nutritious? Does it include cereals which give energy, and milk, meat, nuts, and pulses which provide proteins for growth? Also, does it include fat and sugar that give energy? What about fruits and vegetables which are protective foods? Chips and packet or tinned snacked though very tasty should never replace regular meals as they do not have adequate nourishment value. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एडोलेसेंस होते हैं वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए हम लोगों को क्या एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, तो उसे भी हम लोगों को क्या केयरफुली प्लान करनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एक सही प्रोपोर्शन में क्या मिलते हैं। अपनी जो इंडियन मील होती है रोटी, दाल, चावल, सब्जी की, इसमें क्या सारे मिल जाते हैं न्यूट्रिशन। और जो मिल्क होता है वो भी क्या एक हम लोग को प्रोटीन प्रोवाइड करने में एकदम बैलेंस देता है। और फ्रूट्स होते हैं वो सब भी क्या हम लोगों को मिलते हैं। तो जो आयरन भी हम लोगों को काफ़ी लेना चाहिए, क्योंकि आयरन जो होता है वही हमारे आयरन बिल्ड्स ब्लड, यानी कि आयरन ही क्या हमारे अंदर खून बनाता है। और हम लोगों को सीरियल फ्रूट्स भी लेने चाहिए। सीरियल्स क्रॉप्स आती हैं जो काफ़ी सारे, जो कि हमारे अंदर क्या काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस को भी क्या बढ़ाती हैं, जिससे हमें काफ़ी पावर भी मिलती है। और ये जो फूड्स हैं इनकी जगह हम लोगों को ये जो चिप्स हो गए इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये स्वाद में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ये वैसे काफ़ी ख़राब भी होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब भी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट once every day. It is more necessary more for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infections. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin for clean homemade pads. Change pad after every 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है कि जैसे हमारी मतलब कि सब लोग एक दिन में तो बात तो लेते होंगे, यानी कि आप लोग हर दिन में से एक दिन तो मतलब कि एक दिन तो आप लोग नहाते हो, मतलब कि क्या आप रोज़ एक बार तो नहाते हो, पक्की बात है। और आपको नहाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी की रैपिड ग्रोथ हो रही है और इसकी वजह से हम लोगों को क्या पर्सनल हाइजीन रखना
पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो हमें क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जो गर्ल्स हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना है क्लीनिनेस का, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल होता है जब वो फ्लो करता है तो उसको क्या उसे साफ करना होता है। तो इसके जगह इसको रोकने के लिए आप लोग क्या नैपकिन भी लगा सकते हैं, पैड भी लगा सकते हैं होममेड, और इनको क्या हर 4 से 5 घंटे पे बदलना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट, जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो वॉकिंग और बाहर जाकर के फ्रेश एयर में खेलना ये बॉडी के लिए काफ़ी फिट और हेल्दी होता है, क्योंकि और जितने भी यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनको क्या वॉक लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को भी ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना चाहिए, थोड़ा बाहर जा कर के खेलना चाहिए, तो उससे क्या हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है से नो टू ड्रग्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ growing up, so do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. Just say no unless prescribed by the doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringe used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, जो एडोलसेंस होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है बहुत सारी एक्टिविटी का। इसमें क्या होता है कि जो माइंड होता है वो भी हमारी क्या नॉर्मल ग्रोथ में हो रहा होता है। तो अगर कोई भी आपको इस पीरियड में बोले आकर के कि ड्रग्स लो उससे क्या तुमको रिलीफ मिलेगा, तो उससे क्या कहना है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, ड्रग्स तो कभी कभी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं वो एक एडिक्टिव चीज़ होती है, यानी कि अगर आपने उसको एक बार भी ले लिया तो आपको मन करेगा कि एक बार और लूँ, और बार बार आप उसे लेते जाएंगे, और उससे क्या वो आपकी बॉडी को क्या खराब करता चला जाएगा। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी हैप्पीनेस और हेल्थ को क्या रूइन कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। हमारी खुशियाँ, हमारा शरीर, ये सब क्या ड्रग्स ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों ने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसका नाम है एड्स। एड्स एक डेंजरस बीमारी है जो कि होती है एक डेंजरस वायरस से जिसका नाम है HIV। HIV ऐसे किसी भी नॉर्मल पर्सन से नहीं फैल सकता। ये उससे क्या, जैसे कि किसी की HIV है, उसने आपको इंजेक्ट कर दिया तो उससे क्या आपको भी HIV हो जाएगा। या सपोज किसी मदर को HIV है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो उसको भी HIV हो सकता है अगर वो माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएगी, और उससे भी क्या उसके बच्चे को क्या HIV हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, एक बार उसे हम लोग रीड कर लेते हैं। एडम्स एप्पल, एडोलेसेंस, एड्रेनलिन, बैलेंस डाइट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एस्ट्रोजन, हार्मोन्स, इंसुलिन, लैरिनेक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूबरिटी, reproductive health, secondary sexual characters, sex chromosomes, target site, testosterone, thyroxine, voice box।
तो फ्रेंड्स इसके जो कीवर्ड्स थे वो भी हम लोगों ने रीड कर लिए हैं। अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।